चलिए देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने इसमें देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो यहां पे हो गया इफ अ बॉडी इज इट रेस्ट और मोशन देन इट विल रिमेन्स कांस्टेंट पोजीशन। तो क्या होगी बॉडी? वो उसी अवस्था में उसी पोजीशन में बनी रहेगी। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बॉडी पर? जीरो होगा। दूसरे वे में कह सकते हो इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी इज जीरो। अगर बॉडी पर टोटल फोर्स का सम क्या हो गया? जीरो हो गया, तब भी बॉडी क्या होगी? देन बॉडी विल सेम पोजीशन। तो बॉडी क्या होगी? अब ये जो हमने पॉइंट लिखा गया ऊपर लिखा है, फिर से क्यों लिख दिया? इसका क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, इतना पूछा गया इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी इज जीरो व्हाट लॉ इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। कौन सा लॉ है जिस लॉ पर यह स्टेटमेंट बेस्ड है? तो बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, बोलो। तुम लोग को सब पता है लेकिन बोलते नहीं। अ बुक पुट ऑन द टेबल। अगर मान लो कोई बुक टेबल पर रखी है तो क्या होगा? वो रखी रहेगी। यहां पे कब होगा ये? अगर कोई बुक टेबल पर रखी है तो कब तक रखी रहेगी? इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये तब होगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, तब तक ये सिचुएशन रहेगी। और जैसे ही एफ एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू जीरो देन बॉडी विल चेंज द पोजीशन। तो क्या होगी? बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। इसके बाद बताइएगा, इसी में हम बात करते हैं इनर्शिया, जड़त्व की बात करते हैं। जड़त्व क्या है? इनर्शिया इज बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो किस पर बेस्ड होगा? हेंस हम कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू इनर्शिया। इनर्शिया भी यही चीज बताता है कि अगर कोई बॉडी जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब बताइए इनर्शिया यहां पे हो गई। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन विच लॉ? ऐसा पूछता है कि इनर्शिया किस लॉ पर बेस्ड है? किस लॉ पर बेस्ड है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यह पूछ सकता है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। किस पर बेस्ड है? इनर्शिया पर बेस्ड है। इनर्शिया पोजीशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। कौन कौन सा? इनर्शिया इन रेस्ट, विराम में जड़त्व या विराम का जड़त्व। एक को डिफाइन करते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। इनर्शिया इन रेस्ट, तो विराम का जड़त्व क्या होगा? सबसे पहले तो ये भी जान लो कि इनर्शिया होता क्या है। ये तो आपने देख लिया कि इनर्शिया जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है?
कि कोई बॉडी अगर जिस पोजीशन में है तो उसी पोजीशन में रहेगी, बस क्या है कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। यहां पे दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब झूठा, इनर्शिया क्या है, एक झूठा फोर्स होता है, झूठा बल होता है, जिसको हम अप्लाई नहीं करते, लगाते नहीं है, लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप बस पे बैठे हो, बस खड़ी हुई है और खड़ी बस पे आप आराम से बैठे हो और बस अचानक से चल दे, तो आपकी बॉडी किस पोजीशन में मूव होगी? तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, फिजिक्स पूरी इमेजिन का सब्जेक्ट होता है। हाँ मान लो बैठे हैं, बस आगे बढ़ेंगे, हम पीछे गिर जाएंगे। और सिंपल देखा नहीं, बाइक पे बैठो और अचानक से बाइक स्पीड बढ़ा दो तो पीछे वाला सीधा को उलट जाए पीछे, है? तो यहां पे क्या था, आपकी बॉडी रेस्ट में थी, आपकी बॉडी को किसने विरोध किया? आपकी बॉडी के विरोध में किसने, अगेंस्ट में किसने वर्क किया? मोशन ने। मोशन ने अचानक से आपकी बॉडी को आगे बढ़ाने का काम किया। आपकी बॉडी किसमें थी? रेस्ट में थी। सिंपल सा है। अगर मान लो जैसे वो देखा नहीं, एक जैसे मान लो एक बाल्टी हो गई या कोई भी हो गया, बर्तन हो गया, उसमें पेपर रख दो और एक कॉइन रख दो और तेजी से पेपर खींचो तो पेपर तो आ जाएगा, लेकिन कॉइन, पेपर के साथ कॉइन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपने ऐसे फ्लैट सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दें और उससे पेपर को खींचा जाए तो पेपर के साथ भी वो ऑब्जेक्ट आ जाएगी, क्योंकि नीचे से क्या है, सरफेस प्लेन है, जितना फोर्स एक पार्टिकल पर लगेगा उतना पूरा प्लेन सरफेस पे लगेगा, तो वहां पे पार्टिकल नीचे नहीं गिरेगा, फिर उसके साथ में वापस आएगा। ये सब करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे इनर्शिया इन रेस्ट में क्या होगा, बॉडी किसके अगेंस्ट वर्क करेगी? मोशन। मतलब बॉडी आपकी रेस्ट में रहने का प्रयास करेगी और मोशन ने क्या किया, बॉडी को मोशन में लाने का प्रयास किया। तो अगर मान लो बस पे बैठे हो तो बस पे पूरी बॉडी तो आपकी बस के कांटेक्ट में है नहीं, जब बैठे हो तो बॉडी का कुछ पार्ट बस के कांटेक्ट में होगा, उतना ही पार्ट बस मोशन में लाने का प्रयास करेगी, बाकी बॉडी कहां है, हवा में है, जो कि रेस्ट में है। अब जब बस आगे बढ़ेगी तो निचला हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में वो आगे बढ़ जाएगा और ये वाला हिस्सा पीछे विराम में ही रहने का प्रयास करेगा, तो हम नीचे की ओर पीछे गिर जाएंगे। अगर मान लो बस चल रही है और बस वाला मान लो भैया हैवी ड्राइवर है और चलाते हुए अचानक से डिस्क ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा, आप सामने वाले जो होंगे उनके ऊपर गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि बस के स्पीड के साथ साथ, बस के स्पीड के साथ साथ आपकी बॉडी भी स्पीड में थी, मीन्स आपकी बॉडी मोशन में थी और आप बस पे खड़े हो आराम से, ओनली आपके पैर बस के कांटेक्ट में है। जैसे ही ब्रेक लगेगा तो पूरी बस क्या होगी, रेस्ट में आने का प्रयास करेगी और आपकी बॉडी तो पहले से ही मोशन में है। वो कह रही नहीं मुझे चलना है, मुझे रुकना नहीं है, लेकिन बस ने कहा नहीं तुमको हम रोकेंगे, तो उसने क्या किया, आपके पैरों पे फोर्स लगाया रोकने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी पे तो नहीं लगाया उसने। तो क्या होगा, पैर आपके रुकने का प्रयास करेंगे और ये बॉडी आगे बढ़ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और आता है, अगर मान लीजिए चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई बस में आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे उछाला तो वो ऑब्जेक्ट आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा या हाथ पे ही आएगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान चाल से बढ़िया चलती जा रही, स्मूथ स्पीड में, जिसमें आपको लगे हम घर पे बैठे नींद आ रही हो, झटके वटके ना लग रहे हो, तो उसमें क्या है कि जैसे बॉडी जाएगी आपकी बॉडी भी मोशन में और पार्टिकल जाएगा ऊपर वो भी मोशन में। आपको दिखेगा कि पार्टिकल गया और फिर वैसे ही आपके हाथ पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड में ये बॉडी जा रही है, उछालोगे तो बॉडी ऐसे जाएगी, आकर के ऐसे गिरेगी, ऐसे
प्रोजेक्टाइल पाथ पे। लेकिन आपको दिखेगा कैसे? जिस टाइम पे बॉडी यहां आएगी, दोनों की सेम वेलोसिटी थी, और जब ये नीचे आएगी तो आपकी बॉडी भी यहां आ जाएगी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आगे गिरी है बॉडी है। लेकिन अगर बस चल रही हो स्पीड में और आपने ऑब्जेक्ट को उछाला और उछालने के साथ ही ब्रेक लग जाए, तो आपकी बॉडी तो रेस्ट में आएगी, लेकिन ये तो रेस्ट में नहीं आया, आगे जाके गिरेगा। अगर बॉडी एक्सिलरेटेड है, त्वरित गति से चल रही है, तो वो ऑब्जेक्ट आगे जाके गिरेगी। अगर मान लो बस खड़ी है और आपने ऑब्जेक्ट को उछाला, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, और जैसे ही उछाला वैसे ही गाड़ी बढ़ गई आगे, अब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट पीछे गिरेगा, क्योंकि ये रेस्ट में था पहले और आप अचानक से मोशन में आ गए। तो इन चीजों को ध्यान रखना, डायरेक्शन कब किस तरफ मूव करेगी बॉडी की। तो इनर्शिया इन रेस्ट में क्या होगा? बोलिए, कौन किसका विरोध करेगा? कौन किसके अगेंस्ट में वर्क करेगा? मोशन किसके अगेंस्ट में? लेकिन मोशन नहीं लिखना, आप इनर्शिया पढ़ रहे हो। इनर्शिया वर्क अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ बॉडी। तो इनर्शिया क्या करेगी? हमेशा बॉडी की पोजीशन का विरोध करेगी, और वो भी कौन सी पोजीशन? रेस्ट की पोजीशन का हमेशा विरोध करेगी। तो बॉडी की जब विरामावस्था का जो विरोध करेगा वो क्या होगा? विराम का जड़त्व होगा। एग्जाम्पल लिख लोगे? बोलो। दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ की डाली को हिलाने पर क्या होगा? फल टूटकर गिर पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ये डाली हो गई पेड़ की, अब फल लगा हुआ है, वो लटका है नीचे विरामावस्था में। अब फल जहां से कनेक्ट होता है वो पार्ट बहुत छोटा सा होता है, उसका एरिया काफी कम होता है। आपने जैसे डाली को हिलाया, अगर आपने डाली को पहले धीरे हिलाया, फिर तेज हिलाया, फिर और तेज हिलाया, फिर चाहे जितना तेज हिला दीजिए, फल नहीं गिरेगा। कैसे हिलाना है? अगर ये बॉडी है और इससे फल लगा हुआ है उसकी डाली से, और आपने अचानक से हिला दिया, तो क्या हुआ? ये बॉडी जो है, डाली मोशन में आएगी, लेकिन उतनी स्पीड में फल मोशन में नहीं आ पाएगा। तो जहां से कनेक्ट है वो 2-3 बार ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जहां से ज्वाइंट है वो टूट जाएगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर पहले धीरे धीरे फिर और तेज, तो डाली के साथ साथ वो फल भी क्या होगा? मोशन में आएगा। चाहे जितना स्पीड में ले आइए, फिर नहीं गिरेगा कभी भी, क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको जर्क वाला मोशन चाहिए, इंपल्स चाहिए। इंपल्स मतलब, अरे वो तो फार्मूला बता रहे हो, ऐसे सब समझाने के लिए बताओ, ऐसा बताओ कि लोग समझ जाएं। झटका, इंपल्स मतलब झटका। एक गाड़ी आई थी इंपल्स, देखा था? नहीं नहीं, पल्स की बात नहीं करें, इंपल्स एक गाड़ी आई थी, और इसमें देखा नहीं देखा तो बता दे, शायद देखा होगा। पहिया जहां लगी थी, पहिया से इतना ऊपर उसका मडगार्ड लगा था। मडगार्ड इतना ऊपर क्यों लगा है? क्योंकि उसका जो सस्पेंशन है बहुत नॉर्मल था। अगर हल्का सा भी जर्क आएगा तो पूरा जर्क वो एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको झटका ना के बराबर लगेगा। मींस अगर कहीं पत्थर पड़े हो बड़े बड़े रोड पे, तब भी आप गाड़ी चला सकते हो आराम से। लेकिन इन गाड़ियों को चलाओगे तो इतना ज्यादा जर्क होगा कि उस जर्क को वो बॉडी सस्पेंशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और आप लेके फैल जाओगे, हैं? तो इंपल्स का मतलब क्या हो गया? देखो, जितनी गाड़ियां आती, जो भी आजकल जो भी सामान आता है मार्केट में, उसका जो नाम रखते हैं वो नाम फैशन में नहीं रखते, ठीक है?
उसका कोई ना कोई मतलब होता है, हर एक चीज का मतलब होता है। अब आप अपने हिसाब से कोई नाम रख दो, अलग बात है, आपको मतलब नहीं पता, आपने रख दिया कि हमारी ये चीज बनाई गई है, हमने इसका ये नाम रख दिया। लेकिन आप भी अपनी चीज का कोई नाम रखोगे तो कुछ सोच के रखोगे, हम क्यों रख रहे हैं। यहां तक कि लोग अपने बच्चों का भी नाम रखते हैं तो कुछ सोच के रखते हैं, क्यों रख रहे हैं, उसका मतलब सोचते पहले। कुछ सोचेंगे कि छोटे भाई का ये नाम, बड़े भाई का ये नाम, है ना, कुछ दिमाग लगाएंगे ये इस दिन पैदा हुआ इसलिए इसका ये नाम। जैसे एक गाड़ी आई थी ट्विस्टर, ट्विस्टर मतलब क्या होता है, कहते जिसमें ट्विस्ट हो। अरे वो ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट मतलब होता है, ट्विस्टर मतलब होता है बवंडर, जो बवंडर की तरह से चलती हो गाड़ी वो है ट्विस्टर। ऐसे जितनी गाड़ियां आती हैं, चाहे स्प्लेंडर हो और कौन, चाहे अपाचे, अपाचे का तो देखा होगा नाम आप लोगों ने, क्या है अपाचे को, क्या कहते हैं अपाचे को हिंदी में क्या बोलते हैं, दानव नहीं, उसको बोलते हैं सड़क छाप गुंडा। दानव तो आपको मिला होगा, नहीं वो आपने देखा है एक शॉर्ट फॉर्म पे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखोगे तो आपको मिलेगा सड़क छाप गुंडा होता है अपाचे का मतलब। ठीक है, तो हर एक चीज का मतलब होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पेड़ की डाली को हिलाने पर उससे फल टूट कर गिर जाते। और कोई एग्जाम्पल बताइए। हाँ, इन्होंने कहा जैसे ठंडी में जो कंबल होता है, कंबल में देखा होगा कि जो इसके रुई कॉटन के जो रेशे होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, उन रेशों के बीच में एयर भरी होती, काफी स्पंची होता है ना, तो बीच में एयर भरी होती है, तो क्या होता है उसको लगातार यूज करते करते क्या होता है, उस एयर के स्थान पे डस्ट पार्टिकल घुस जाते हैं। अब अगर डस्ट पार्टिकल उसमें पहुंच गए तो एयर नहीं होगी, और एयर नहीं होगी तो आप जब ठंडी में उसको आप ओढ़ोगे बढ़िया अच्छे से तो गर्मी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर बीच में एयर की लेयर आ गई तो वो क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है, और इंसुलेटर बॉडी है आपकी बॉडी से बाहर, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है टेम्परेचर वो आपकी बॉडी को छू नहीं पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, एनडीए में क्वेश्चन पूछा था, एनडीए में क्वेश्चन नॉर्मल आते फिजिक्स के, पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ठंडी के टाइम पे, वहां ठंडी नहीं बोला गया था, वहां बोला गया था कोई स्थान बोला गया, तो बहुत ठंडे इलाके का बोला गया था। वहां पे एक व्यक्ति है, एक बहुत ढीले कपड़े पहनता है, एक बहुत बिल्कुल चिपके हुए कपड़े पहनता है, टाइट। किस व्यक्ति को ठंड लगेगी, जो चिपके हुए पहना है उसको ठंड लगेगी। अब जो ढीले पहना है उसको ठंड नहीं लगी, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर कपड़ा ऐसे ढीला हुआ है तो कपड़े के और बॉडी के बीच में एयर की लेयर आ जाएगी। आपने देखा होगा जो आजकल जो ठंडी में जो जैकेट आती हैं बहुत महंगी जो मिलती हैं, अच्छी अच्छी बहुत महंगी, वो देखो बहुत लाइट वेट होती हैं, बहुत हल्की सी, पहन लोगे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जैकेट पहने हैं। और देखा होगा कुछ लोग बढ़िया चले आ रहे हैं ठंडी में, एक जैकेट डाल लिया और आप 3-4 कपड़े पहने हो, तब भी आप कांप रहे हो और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उनकी जो जैकेट होती है वो 3-4 लेयर से बनी होती है। अगर आप ठंडी के टाइम पे ढीले ढीले 3-4 शर्ट पहन लो, यहां से बंद हो यहां से बंद हो बढ़िया अच्छे से, 3-4 शर्ट पहन लो, जैकेट की जरूरत नहीं है, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि 3-4 लेयर बन गई। अब तो भैया बाहर का टेम्परेचर और नहीं छू पाएगा बॉडी को। देखा एक आता है वो विंड चिटर, है ना, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल हल्का सा। चलिए अब बताइएगा आप, तो फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का है वो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मालूम है, 2-3 हमने आपको बताए, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उनको सोच सकते हो। अभी इसमें बात करते हैं दूसरा कौन सा है, इनर्शिया, बोलो। गति का जड़त्व
इनर्शिया इन मोशन, तो मोशन में क्या होगा इनर्शिया, इसमें कौन किसका विरोध करेगा, बताइए पीछे वाले में कौन किसके अगेंस्ट था, इनर्शिया इज वर्क अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, बोले किसके अगेंस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, मोशन की अवस्था, गति की अवस्था का क्या करेगा, विरोध करेगा। इनर्शिया इज वर्क अगेंस्ट पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मीन्स क्या हो गया, गति के विरुद्ध, गति के विरुद्ध लगाया गया जड़त्व क्या हो जाएगा, गति का जड़त्व। एग्जाम्पल बताइए कौन सा था, मैंने आपको बोला था अभी, तीनों एग्जाम्पल बताए थे, बस एक आपको नहीं बताया था, जड़त्व कौन सा, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया एंड डायरेक्शन, वो नहीं बताया था। लेकिन दूसरा आपको हमने गति का जड़त्व बोला है कि अगर मान लीजिए बस पे आप बैठे हो और बस चल रही है, आप भी मोशन में हो, अचानक से ब्रेक लग गया तो आप, अच्छा इन सभी एग्जाम्पल में कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए ना, कि जो जड़त्व होगा, जिस नाम का जड़त्व होगा उसका विरोध होगा। अगर गति का जड़त्व है तो आप मोशन में है तो क्या होंगे, आपकी मोशन का विरोध होगा, आपकी गति का विरोध होगा। एग्जाम्पल बताइए, चलती बस में क्या होगा, चलती बस के अचानक रुक जाने पर उसमें खड़े यात्री, अरे गिराओगे काहे भैया, आगे की ओर झुक जाते हैं, झुका दो, जरूरी गिरा दो, झुक जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगला बताइएगा, दिशा का जड़त्व, अगर मान लीजिए आप बस पे जा रहे हो और बढ़िया बस स्मूथली चल रही है, आप नींद में हो और बस ने अचानक से राइट में टर्न लिया तो आप लेफ्ट में बगल वाले को दबा दोगे, है ना, और अगर लेफ्ट में मुड़ी तो दाएं। अब बगल वाले को अगर नहीं पता कि भैया फिजिक्स लगी तो क्या कहेगा, जानबूझ के गिर रहा हमारे ऊपर, लड़कियां होंगी तो तुमको थपड़िया भी देंगी, कहेंगे जानबूझ के गिर रहा हमें ऊपर, है, तो वहां पे क्या लगेगा, दिशा का जड़त्व लगेगा। दिशा के जड़त्व में क्या होगा, इनर्शिया इज वर्क अगेंस्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसमें क्या होगा, गति की दिशा का विरोध होगा। एग्जाम्पल बोलिए, बसे वाला लिखो अच्छा रहेगा, बस के दाएं मुड़ने पर यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। तो कुल मिला के तीनों में हमें एक ही बात समझ में आई कि बॉडी जिस पोजीशन में है, इनर्शिया हमेशा उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो जो अगेंस्ट में वर्क किया वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हुआ तो क्या हो गया, बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। और यही काम तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। चलिए इसको कर लीजिए। अब इसी पर इनर्शिया के बाद हम आ जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए कोई बताइए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। एक चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर
जितना थ्योरेटिकल है उतना ही मैथमेटिकल भी है। बहुत खतरनाक चैप्टर है। इसके क्वेश्चन अच्छों की हालत खराब कर देते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं मालूम होंगे, एक ट्रेलर देख लो, पिक्चर बाद में होगी। ऐसे बोला होगा हैंगर है, यहाँ डोरी से एक पार्टिकल बांध दिया और इसका जो वेट होगा नीचे खींचेगा तो डोरी में टेंशन होगा। बताओ डोरी में कितना कितना टेंशन होगा, अलग अलग निकालने होंगे। फिर बोलेगा तरह तरह से आपको क्या करेगा, एक पुल्ली बना देगा, हाँ इससे एक डोरी बांध देगा ऐसे, और इसको मान लो एक स्प्रिंग बांध दिया। यहां भैया बोला गया कि रिजिड सपोर्ट से डोरी बंधी है और यहां से एक पार्टिकल को बांध दिया गया। पार्टिकल जब खींचेगा नीचे की तरफ तो क्या होगा, इस पुल्ली पर फोर्स आएगा, और इस पुल्ली पर फोर्स आएगा तो क्या करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको खींचेगा तो स्प्रिंग में टेंशन आएगा। तो बोलेगा स्प्रिंग में टेंशन नहीं पूछेगा, बोला बताओ भैया स्प्रिंग कितनी खिंच जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और कुछ पूछेगा कि अगर मान लो, अरे बहुत सारे क्वेश्चन, बोलेगा दो स्प्रिंग है, यहां से 5 किलो यहां से 10 किलो लटकाया, तो ये स्प्रिंग 2 मीटर बड़ी और ये मान लो 5 मीटर बड़ी। बोला गया स्प्रिंग को आधा आधा काट दिया हमने, अब कितना कितना बढ़ेगा, कह दो आधा आधा बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, जितना स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अब कुछ लोग समझ नहीं पाते स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो बताता है स्प्रिंग की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को। देखा होगा कुछ स्प्रिंग होती है, अगर उन पे फोर्स लगाओ, चाहे जितना फोर्स लगा दो, पूरा दबा दो, छोड़ो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाती है, खींच दो छोड़ो फिर अपनी पोजीशन पे। और कुछ स्प्रिंग ऐसी होती है कि फोर्स लगा के खींचो और ज्यादा खींच दे तो हमेशा के लिए खींच गई। तो ये किस पे डिपेंड होता है, मटेरियल पे डिपेंड हुआ ना, कि कौन किस मटेरियल का बना है। अगर मान लो एल्युमिनियम की स्प्रिंग है, हल्का सा फोर्स लगाओगे बढ़ जाएगी वो, लेकिन अगर वही इस्पात की है, स्टील की, तो उसको खींचोगे, जितना खींचोगे फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि स्टील की इलास्टिसिटी जो होती है वो रबर से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन जब आता है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इलास्टिसिटी चैप्टर में। उनको समझ में आता है कि जितना हम कोई ऑब्जेक्ट को खींचे और छोड़े अपनी पोजीशन पे आ जाए तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो उनके दिमाग में आता है कि स्टील को तो हम भैया खींच नहीं पाएंगे, रबर को तो आसानी से खींच देंगे, छोड़ेंगे फिर से आ जाएगा। लेकिन जब रबर को, जैसे आपका हेयर बैंड हो गया, उसको आप रेगुलर यूज करते हो, निकालते हो खींच के, फिर छोड़ते हो, फिर खींचते हो, फिर लगाते हो, जब 2 4 10 बार करते हो तो हमेशा के लिए ढीली हो जाएगी। होता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी इलास्टिसिटी कमजोर है, प्रत्यास्थता कमजोर है, कभी उसकी बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, हमेशा के लिए उसका शेप बदल गया। भैया शेप और साइज तो हर चीज का बदलता है, ये नेचर का नियम है। लेकिन अब आइडियल केस को नहीं लेना है, नहीं कि जो आइडियल केस को ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से हैं, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे, आदमी लिफ्ट में है और लिफ्ट बोला जाएगा ए एक्सीलरेशन से जा रही है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बताइए उस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा। कभी बोलेगा कि चलती लिफ्ट में अचानक से बैठ गया वो, तो कितना फोर्स लगेगा। कभी बोलेगा अचानक से खड़ा हो गया। तरह तरह के क्वेश्चन पे जो हम कैसे बताएंगे, तो निकालने के लिए सारी वैल्यू दी जाएंगी आपको। कुछ लोग का तो इसी में दिमाग उबड़ खबड़ हो जाता है, एकदम खिचड़ी पक जाती, क्या हो गया, खचर पचर सब उसी में। तो अभी पहले बेसिक ये जो पढ़ रहे हो ना, न्यूटन्स लॉ, यही 3 लॉ सैकड़ों क्वेश्चन को बना देंगे। और वहां पे आप सोचोगे कहां लगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, कहां लगा सेकंड लॉ। बेसिक जो एग्जांपल है वहां तो आप समझ लेते हो कि भैया कहां लगा। न्यूटन सेकंड लॉ है तो क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है। इन्होंने कहा कि जितना हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा, वापस। अरे नहीं भैया, ये तो थर्ड लॉ बता दियो।
न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, समझ लो इसको। यहां लिख देते हैं, लिख दे शॉर्टकट में, सेकेंड लिख लोगे ना, कह दो अपना तो उसी में बना लिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी क्या होगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी, है चेंज होगी कि नहीं होगी। आप मान लो बैठे हो, आपको एक मुक्का मारा जाए तो क्या होगा, पोजीशन बिगड़ेगा, और टक्कर ज्यादा तेज हुई तो पोजीशन के साथ साथ शेप और साइज भी चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे दो गाड़ियां भिड़ती है, अगर स्पीड कम है थोड़ा बहुत टक्कर होगी, लेकिन ज्यादा है तो उनका थोपड़ा बिगड़ जाएगा। तो क्या होगा, फोर्स पर डिपेंड करता है, शेप और साइज भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। तो यहां पर हमें वो नहीं पढ़ना है, शेप और साइज को नहीं चेंज करना है, हमें इतना जानना है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, और अगर मोशन में पहले से है, अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगाएंगे क्या होगा, तो रेस्ट में आ जाएगी। अरे भैया दिमाग लगाओ ना, अगर मान लो बॉडी मोशन में चल रही है, अगर हम पीछे से टक्कर मारे, मान लो तुम गाड़ी से जा रहे हो, कोई पीछे वाला ठोक दिया तो और तेज जाओगे, और सामने से ठोक दिया तो वहीं पे लुढ़क जाओगे, और किसी कार वाले ने टक्कर मारा स्पीड में तो फुटबॉल की तरह जाओगे फिर। तो हर कंडीशन है आपकी, इनको समझना है आपको। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी केवल एक कंडीशन होगी, फोर्स लगने पर मोशन में आएगी। अगर बॉडी मोशन में है तो या तो रेस्ट में आ जाएगी और या तो और तेज हो जाएगी, दो कंडीशन उसकी है। तो यहां पे क्या हुआ, जब फोर्स हम लगाते हैं किसी भी बॉडी से, कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे जाकर टकरा गई तो जो बॉडी टकराएगी वही तो फोर्स लगाएगी, उस बॉडी का अपना मास होगा और वो बॉडी किसी वेलोसिटी से जाकर टकराएगी। अच्छा मान लो उस बॉडी में वेलोसिटी नहीं है, चुपचाप बॉडी खड़ी है, मान लो दीवार खड़ी है और तुम ही जाके स्पीड में जाके उसमें भिड़ गए, तो कुल मिला के किसी भी बॉडी की वेलोसिटी होने पर ही टक्कर होगी। जैसे इस समय स्पेस में कौन गया है, क्या नाम उसका, सुधांशु, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, कितनी स्पीड से, 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक घंटे में 8000 किलोमीटर की स्पीड है, यानी अगर इतनी स्पीड से यहां पे चला जाए ना तो आधे घंटे में ही हम इंडिया को नाप देंगे, एक छोर से दूसरे छोर। और उतनी स्पीड से चले तो यहां से 1-2 घंटे में तो अमेरिका पहुंच जाएंगे। लेकिन इतनी स्पीड से आप चलोगे ना तो रोड पे नहीं चल पाओगे, ऊपर ऊपर चलोगे, फिर आप कहीं कहीं पे गाड़ी की पहिया आके टकराएगी जमीन पे, फिर उछल जाएगी, फिर टकराएगी, फिर उछल जाएगी। क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, वेलोसिटी अधिक होने पर प्रेशर कम हो जाएगा और आप हल्के हो जाओगे। तो हम कैसे हल्के हो जाएंगे, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी खड़ी हो उसको सीधे करो, बहुत भारी होती है ना, और चलाओ जैसे पतंग हो गई हल्की, फिर तो लोग ऐसे झुकाते वैसे झुकाते थे, लगता खिलौना हो गया। ऐसा क्यों होता है, स्पीड में आने पर क्या होता है, गाड़ी का प्रेशर कम हो जाएगा और वहां पे बहुत सारे और फोर्स काम करते हैं जो उस बॉडी के वेट को रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं, और अब बॉडी आपको बहुत हल्की लगती थी। लेकिन वही हल्की हल्की बॉडी जब कहीं टकराती है तो भारी भारी लगती फिर, है ना। हाँ चले यहां पे देखना, इन सब कंडीशन में जितने एग्जाम्पल बताया सभी में एक चीज काम करता है और वो है मोमेंटम। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मान लीजिए मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम मतलब संवेग, P इज इक्वल टू फार्मूला होता है mv, होता है। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, यानी टक्कर उतनी ज्यादा होगी।
अगर ये मार्कर है, अगर हम यहां से आपको फेंक के ऐसे मार दें, शायद हल्का फुल्का लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड मैक्सिमम 2-3 मीटर पर सेकंड की होगी। और अगर इसकी स्पीड को, इसको हम फेंक के मारे इतना तेज कि किसी मान लो तोप में भर के मार दे, आपको कोई रॉकेट लॉन्चर हो उसमें भर के मार दे, तो इसी से आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, बॉडी के आर पार हो जाएगा। क्यों? कि ड्यू टू वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मोमेंटम अगर और समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल देखिए। जो क्रिकेटर होते हैं, प्लेयर, जब वो बॉल को कैच लेते हैं, तो कैच लेते समय आप लोगों ने भी खेला है तो किया होगा इमेजिन, जैसे बॉल हाथ पे आती है तो हाथ को पीछे करते हैं, तो ऐसे हाथ में आती कि आपको पता नहीं चलता है, स्पीड से आती हुई बॉल भी आप पकड़ लेते हो। लेकिन अगर आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला, बड़ी स्पीड से बॉल आ रही हो और पकड़ने का प्रयास किया, तो हाथ वहां टूट टूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो जो हमने फिजिक्स तो पढ़ी थी, अरे फिजिक्स पढ़ना अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। मान लो आपने पढ़ा कि भैया बॉल आएगी, हाथ में आएगी तो हम कैच करेंगे। अब तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, तो जब बॉल हाथ में आएगी तो तुम्हें लगेगा अब पीछे करो, तब तक वो आ चुकी हाथ में, क्योंकि उसके हाथ में आने के कोई टाइम नहीं लगेगा, माइक्रो सेकंड में ही हाथ में बॉल आएगी फटाक से। तो देखा होगा जैसे आती है वो हाथ नीचे करते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो मोमेंटम होता है, उसको जीरो करने के लिए हाथ नीचे करते हैं, तो बहुत आसानी से बॉल आ जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए छत से आपको कूदना है, नीचे नीचे बढ़िया डाल दी जाए रेत मोटी मोटी और कहा जाए कूदो, आराम से कूद जाओगे, क्योंकि रेत पे आओगे तो आपके पैर क्या है, रेत पे आने पर जैसे रेत पे आएंगे तो आपके मोमेंटम के कारण थोड़ा सा रेत नीचे दबेगी, और जितना दबेगी वो आपके मोमेंटम को करेगी जीरो। लेकिन वहीं पे अगर मिट्टी हो, केवल मिट्टी हो, जैसे जमीन आपकी है, इस पे ऊपर से कूदे तो मिट्टी तो हल्की सी कहीं दबेगी, बिल्कुल हल्की सी, तो मोमेंटम आपका बहुत कम डाउन होगा। और वहीं पे मान लो ये पत्थर जैसी फर्श हो, इस पे गिरो तो जैसा है भैया वैसे ही रहेगा। ये कहता है हमारे ऊपर जितना फोर्स लेके आओगे हम आपको उतना ही फोर्स दे देंगे। तो मान लो आप 40 किलो के हो, तो 40 न्यूटन आपने डाला तो 40 न्यूटन का ये भी दे देगा आपको। तो सब खेल किसका है, मोमेंटम का है। तो मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ेगा, उस बॉडी का मास भी वैसे इंक्रीज कर जाएगा, जबकि मास क्या है, कंजर्व होता है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, मास, वेलोसिटी पे। तो ध्यान रखना, अब यहीं से न्यूटन का सेकंड लॉ बनता है। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम, change in momentum in unit time is directly proportional to the external force। किसी बॉडी पर लगाया गया बाह्य बल किसके होगा समानुपाती? संवेग परिवर्तन की दर, हिंदी में ये तो बोलेंगे, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। किसी बॉडी पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लाओगे तो कांस्टेंट आएगा, अगर इसको हटाओगे तो हमने कांस्टेंट दे दिया के, वेयर के इज इक्वल टू, यहां पे 1 होगा, देन एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी, और ये फोर्स होगा, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। इंस्टेंटेनियस यानी बहुत कम टाइम के लिए जब फोर्स लगेगा तब ये कंडीशन आएगी। अगर मान लीजिए टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे यही हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी वहां पे दोनों टाइम के डिफरेंस के रिस्पेक्ट में मोमेंटम निकालना होगा। तो ये ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन यहां से दे दिया जाए, ध्यान देना, अगर मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाए, किसका? मोमेंटम का। इफ मोमेंटम इज इन द फॉर्म
ऑफ टाइम इक्वेशन समय समीकरण के अनुसार दिया जाए। मीन्स क्या, जैसे आपको दिया जाए P इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C, ऐसा दिया जाए मोमेंटम कि किसी बॉडी पर इतना संवेग काम कर रहा है, तो बताइए उस बॉडी पर कितना फोर्स लगा होगा। तो क्या करोगे उस कंडीशन पे, ये P की वैल्यू यहां रख दोगे और d/dt क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P। तो इसके लिए क्या करोगे, तो फोर्स क्या होगा, d/dt हो गया और P की वैल्यू यहां पे रख दोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो हो जाएगा 2AT और BT का हो जाएगा B, क्योंकि T का 1 होता है और C में T है ही नहीं है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपका निकल आएगा फोर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। इसका रिवर्स देख लो। रिवर्स ये कहता है, अगर मान लो आपको फोर्स दे दिया जाए, इफ a force on body is in the form of टाइम इक्वेशन, अगर टाइम इक्वेशन के फॉर्म में फोर्स दे दिया जाए, मींस F इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C ऐसे दिया जाए, बोला जाए इतना फोर्स, इतने न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर काम कर रहा है, तो बताइएगा उस बॉडी पर मोमेंटम कितना जनरेट होगा। तो मोमेंटम कितना जनरेट होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से बताइए मोमेंटम dp इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू dt होगा, बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। कैसे इंटीग्रेट, यहां पे रखोगे, ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, बीच में कोई फंक्शन नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे। 1 का p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, f की वैल्यू हम पुट करेंगे AT² प्लस BT प्लस C। अच्छा, चाहे तो इसी को हम करके देखते, क्या ये आता, बिल्कुल आता। इंटू dt, तो t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे a, और t² का इंटीग्रेशन t³/3। याद आया, तुम लोग भूल जाते हो, इंटीग्रेशन में बोला था पावर एक ऐड होगी और जो पावर बनेगी इसी से डिवाइड कर देना है, माइनस होता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे पावर 2 थी, एक पावर ऐड हुई और उसी से डिवाइड हो गई। प्लस b और t का क्या होगा, और c का होगा ct, c बाहर आएगा उसके साथ 1 होगा, 1 का t के रिस्पेक्ट में t। देखो भाई 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 का t के रिस्पेक्ट में t हो गया, यहाँ पे c बाहर कर लिया, 1 बचेगा, 1 का t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो गया भैया। तो फोर्स अगर दिया जाए इक्वेशन के फॉर्म में तो मोमेंटम निकाल लेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको मोमेंटम गिवन हो, फोर्स फाइंड करना हो, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। याद रहेगा। नोट पॉइंट बताइए, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बोलो भैया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है, ठीक है। और ये हो गया हमारा मोमेंटम यानी संवेग। तो बताइए यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, यूनिट मास की यूनिट क्या होती है, और वेलोसिटी की, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए केस नंबर फर्स्ट। अगर मान लो यहां पे जो बना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp/dt है ना इतना, बट
वी हैव P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहां रख दो। तो F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू पी के प्लेस पे, और M को अगर हम बाहर निकाल लें तो dv अपॉन डी टी बचेगा। अब dv अपॉन डी टी क्या है? एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी फार्मूला आपने पढ़ा है ना? तो देखिए इसी से आया है। तो चाहे आप सेकेंड लॉ यहां से बनाइए और चाहे सेकेंड लॉ यहां से बनाइए। यहां से न्यूटन का सेकेंड लॉ बनाया तो क्या हुआ कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगी। यहां से क्या होगा? यदि कोई द्रव्यमान या कोई बॉडी एक त्वरण से गतिमान हो तो उस बॉडी पर लगने वाला जो बल होगा वो F इक्वल टू ma होगा, यानी जो फोर्स होगा वो एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ, यदि संवेग समय समीकरण के रूप में दिया हो, यदि संवेग समय समीकरण के रूप में दिया हो तो डैश करके आगे लिखना है। यही नीचे लिखा कि यदि बल समय समीकरण के फॉर्म में दिया हो, के रूप में दिया हो। F इज इक्वल टू, हाँ यहां जो पावर थी डिफरेंशिएशन किया तो 2 हो गया था। भैया ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ है, तो ध्यान रखना। आपने तो शायद इतना ही 12th में पढ़ा होगा ना इसके बारे में, इतना ही पढ़ा होगा सभी ने मेरे ख्याल से। हो सकता है कुछ एक आध चीजें ना पढ़ी हो वहां पे, अलग बात है। या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला यहां नहीं पढ़ा होगा। अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको भी पढ़ना है। पता है कौन सा कॉन्सेप्ट? कहो तो और बता दें, लेकिन अब रहने दो, 5 बजने वाला है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे भी फेफड़े फूल चुके हैं। भैया जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, बट यहाँ पे मोमेंटम के केस में जब मोमेंटम को फोर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कांस्टेंट 1 ही होता है। यहाँ मीडियम का कोई चक्कर नहीं होता। थोड़ा एक चीज का देखेंगे अभी, जितनी अभी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स खत्म किया था, टोटल लेक्चर हो गए आपके 13 आज को लेकर के, और 7 3 10 लेक्चर में हमें काइनेमेटिक्स तक खत्म करना था। 3 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए। अब तक हमें लॉज ऑफ मोशन ये खत्म होना चाहिए था, इसमें सेंटर ऑफ मास भी आ जाना चाहिए था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कराने के चक्कर में थोड़ा सा लगता है पीछे हो गए। तो अभी ये करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये है कि नीट जेईई के एग्जाम में जितना ज्यादा क्वेश्चन हो उतना बेनिफिट होता है। सबसे बड़ी चीज यही होती है, मेन चीज प्रैक्टिस क्वेश्चन की होनी चाहिए। लेकिन अब हमको जितना टाइम दिया उतने टाइम में पहले खत्म करें। तो सोच रहे हैं कि हम इतनी स्पीड थोड़ा सा पढ़ाएं कि लेक्चर के अकॉर्डिंग सिलेबस हमारा आगे हो जाए, और आगे हो जाएगा तो हम उस बीच में जो टाइम बचेगा उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो हमें थोड़ा सा घसीटना है क्योंकि हम 3 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए। चलिए ठीक है। कहाँ से?